हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग सीरीज 2 में सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता, घाटी सभ्यता के पतन और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता और स्पार्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला हेडिंग। पहला हेडिंग है सिंधु सभ्यता की विशेषता। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता की पहली विशेषताएं में हमारा पॉइंट है नगरीय और शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? तो नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नहीं है, गलत है, ट्रायंगल हो गया। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी। ये सड़कें पूर्व और पश्चिम दिशा में थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें हवा द्वारा स्वतः साफ हो जाती थी और ये सड़कें पूर्व से पश्चिम दिशा में थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट, नलियां ढकी हुई थी। यहाँ की नलियां ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ध्यान में रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। इसका व्यापार विदेशों से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार विदेशों से होता था। नेक्स्ट, प्रमुख आयातित कच्चा माल। इसका आयात विदेशों से होता था, जिसमें कच्चा माल और क्षेत्र। कौन सा आयात कहां से, कौन सा कच्चा माल आयात कहां से होता था? तो चांदी, ईरान और अफगानिस्तान। चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था। टीन का ईरान अफगानिस्तान सेम है। चांदी और टीन का आयात ईरान अफगानिस्तान से होता था। नेक्स्ट है सोना का अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत से होता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। उसके बाद है तांबा का खेतरी और बलूचिस्तान से। नील रतन बदखासा अफगानिस्तान। सेलखड़ी का बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से इसका आयात होता था। नीलमणि का आयात महाराष्ट्र, दक्षिण भारत। उसके बाद है हरितमणि दक्षिण एशिया। शंख या कौड़िया सौराष्ट्र, दक्षिणी भारत। शिलाजीत का हिमालय क्षेत्र। तो ध्यान में रखेंगे कि चांदी का आयात होता था ईरान और अफगानिस्तान के। टीन का भी सेम है, ईरान और अफगानिस्तान। सोना का आयात होता था अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत से। लाजवर्द मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। तांबा का आयात होता था खेतरी और बलूचिस्तान से। उसके बाद
नील रतन का बदखासा अफगानिस्तान से, सेलखरी का बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात से, नीलमणि महाराष्ट्र दक्षिण भारत, हरितमणि दक्षिण एशिया से और शंख कौरी सौराष्ट्र दक्षिण भारत। शिलाजीत का आयात होता था हिमालय क्षेत्र से। शीशा का आयात होता था ईरान और अफगानिस्तान राजस्थान से। ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से शीशा का। अब सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, पहला वर्ग विद्वान वर्ग थे, दूसरा योद्धा सैनिक वर्ग, और तीसरा व्यापारी और शिल्पकार थे, और चौथा श्रमिक वर्ग थे। इन्हीं 4 वर्गों में सिंधु घाटी के सभ्यता का समाज बटा हुआ था। पहला ध्यान में रखना है, विद्वान, योद्धा दूसरा, तीसरा व्यापारी और शिल्पकार, और श्रमिक वर्ग ही थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये 4 ही वर्गों के लोग निवास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब यहाँ महिलाओं का शासन था। मातृसत्तात्मक शासन था, यहाँ महिलाओं का शासन होता था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय महिलाओं का शासन था। मातृसत्तात्मक में महिलाओं का शासन होता है। अभी पैतृक सत्तात्मक है, मतलब पुरुषों का शासन चल रहा है। चलिए, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है, और इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, और इसे बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अभी हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, उस समय दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। गाय और शेर का चित्र नहीं था, इस पर नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता होगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। ये प्रश्न में आ सकता है, सेलखड़ी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था कि लोहा क्या होता है। लोहा से परिचित नहीं थे लोग, उस समय के लोग। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम कम से कम वाट 16 केजी का था। कम से कम न्यूनतम वाट कितना का था? 16 केजी का माप तौल के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। उनको पता नहीं था कि युद्ध क्या होता है और तलवार। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तन जब बनाए जाते थे तो उसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता था।
सिंधु निवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु के निवासी विश्व में, पूरे विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। प्रथम उत्पादक कपास के थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। इसके विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, लेकिन लोग उस समय कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत को जानेंगे। इधर हम लोग विद्वान और विद्वान का सिद्धांत, लिखा जाएगा, उसको देखेंगे। तो विद्वान का नाम होगा और इधर विद्वान का सिद्धांत, किसने क्या सिद्धांत दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर। तो सबसे पहले गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर, इनका सिद्धांत था कि ब्राह्मणों एवं आर्यों के आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन ब्राह्मणों, आर्यों के आक्रमण से हुआ। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर का स्टेटमेंट था। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.आर. राव का स्टेटमेंट था बाढ़। इनका कहना था कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आर.एल. स्टेइन, अमलानंद घोष, इन दोनों का कहना था कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब आते हैं एम.आर. सहनी। एम.आर. सहनी का स्टेटमेंट था भूतात्विक परिवर्तन, जल पलायन के कारण, भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। एम.आर. सहनी का स्टेटमेंट था। जॉन मार्शल का स्टेटमेंट था प्रशासनिक शिथिलता। उस समय हम लोग देखे हैं कि तलवार और युद्ध से परिचित नहीं थे, तो जॉन मार्शल का स्टेटमेंट है प्रशासनिक शिथिलता उस समय सही नहीं था। चलिए, के.यू.आर. कनेडी, इनका सिद्धांत था प्राकृतिक आपदा, जैसे मलेरिया महामारी। के.यू.आर. कनेडी का स्टेटमेंट है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को देखें। अब हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता पर नजर डालते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व में था। 10,000 ईसा पूर्व में यह फल फूल रहा था। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला फरात, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, जिसको दजला फरात भी कहा जाता है, दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ। इसका विकास कहाँ हुआ? तो टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य, जिसे दजला फरात नदी भी कहा जाता है। यहाँ पॉइंट नहीं होगा, गलती से आ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वहां भी हम लोग देखे हैं कि
सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और यहाँ भी कृषि पर ही आधारित था। चलिए, इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया के समय मंदिरों का नाम क्या था? तो जिगुरद। जिगुरद मंदिर नहीं बोला जाता था उस समय, जिगुरद बोला जाता था मंदिर को। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। कौन कौन थे 4 भाग? तो पहले सेमेरियन की सभ्यता, उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा सीरिया की सभ्यता और चौथा कैलेडरिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। सेमोरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैलेडरिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ था? तो बेबीलोन में स्थित था। सिकंदर ने इस सभ्यता को विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। सिकंदर ने क्या किया? इसका विनाश कर दिया, इसका नाश कर दिया था मेसोपोटामिया की सभ्यता को, और इसके जगह पर थोप दिया था ग्रीक की सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। तो शहरीय नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी विश्व के, और विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यह शहरी और नगरीय सभ्यता नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं मिस्र की सभ्यता। तो बात आती है 2100 ईसा पूर्व की। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित थी? तो मिस्र के रेगिस्तान में। इसे नील नदी की देन कहते हैं। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहते हैं। सभी बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। इस सभ्यता की विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता की विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी का विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। सुदृढ़ था। रसायन शास्त्र इसका सुदृढ़ था क्योंकि इसमें सूर्य कैलेंडर, मम्मी और पिरामिड का विकास हुआ। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। अब आता है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में थी। 600 ईसा पूर्व रोम की सभ्यता थी। इसे इटली में विकसित किया गया था। इसे इटली में विकसित किया गया। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की सभ्यता के लोगों ने रोम की सभ्यता इसे इटली में विकसित किया गया। रोम की सभ्यता को इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूम सागर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता में यह रोम की सभ्यता सबसे विकसित थी। उसके बाद आज भी इस सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। रोम की सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं आज भी, जो पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर थे और अगस्टस थे। रोम की सभ्यता के सबसे बड़े
राजा जूलियस सीजर और अगस्टस थे। नोट है एक, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर की हत्या उसी के मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी धोखे से। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फारस की सभ्यता के बारे में, जो 500 ईसा पूर्व में थी। 500 ईसा पूर्व की बात है। यह वर्तमान ईरान में स्थित है। वर्तमान में फारस की सभ्यता कहाँ स्थित थी? तो ईरान में। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रदीप पर अधिकार कर लिया था। फारस की सभ्यता पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी थी। भाषा पर ध्यान देंगे, फारसी थी और पारसी धर्म को मानते थे। फारस की सभ्यता के लोग पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। पारसी धर्म का सिकंदर ने अंत कर दिया। नेक्स्ट है अस्पटा। अस्पटा के बारे में जान लेते हैं हम लोग। अस्पटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था और अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी। 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को मात दे दी। लायोनॉइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के सैनिकों को मात दी थी, जो 20,000 सैनिक थे और 300 सैनिकों ने मात दी थी। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी। नेक्स्ट, ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्क्सिज कर रहा था। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्क्सिज। जर्क्सिज ने धोखे से स्पार्टेंस को हरा दिया। स्पार्टेंस को हरा दिया जर्क्सिज ने। अब है पीली नदी की सभ्यता। यह चीन के 5,000 ईसा पूर्व विकसित थी। यह चीन में 5,000 ईसा पूर्व विकसित थी। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। तो हम लोग पीली नदी की सभ्यता को देखें कि यह सभ्यता चीन में 500 ईसा पूर्व विकसित थी और यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। अब आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।